बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी पूरे मुल्क में एलपीजी माफिया बेलगाम होकर रह गया है। हुकूमत ने जो सरकारी निर्खनामा ओगरा की जानिब से दिया गया है वो है जी 309 रुपये फ़ी किलो एलपीजी की कीमत। लेकिन मार्केट की क्या सूरत हाल? मार्केट में 500 रुपये भी मिल रही है, 550 रुपये भी मिल रही है, और अगर आप ज़रा पंजाब से दूर निकल जाएं तो आपको 600 रुपये 650 रुपये फ़ी किलो तक भी एलपीजी दस्तयाब है। अब घर पे गैस नहीं मिलती क्योंकि वो तो एक स्पेसिफिक आवर्स हैं, सुबह 2 घंटे मिलेगी, दोपहर शाम को आपको 2 घंटे मिलेगी, लेकिन एलपीजी बहुत ज़रूरी है। फिर एक बहुत बड़ी तादाद है रिक्शे वालों की जो कि एलपीजी के पे इन्हसार करते हैं। ओगरा की जानिब से एलपीजी की निर्ख तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन मार्केट को चेक करने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि एलपीजी की कितने में फ़रोख्त हो रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई धमाका होता है, कोई भी ऐसा सान्हा होता है, तो 1 मिनट से पहले सारे इदारे मुतारिक हो जाते हैं कि ये तमाम जी दुकानें इल्लीगल हैं और ये इल्लीगली चल रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हर गली में, हर बाज़ार में, हर छोटी बड़ी शाहराह पर, स्कूल के करीब, आपके घर के करीब, आपके मोहल्ले में, हर जगह पर एलपीजी की दुकानें भी मौजूद हैं जो कि इल्लीगली रिफ़िल करती हैं सिलेंडर्स को। वो बिल्कुल उनको अलाउ नहीं है। इस सारे मामले पे बात करने के लिए कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, कौन से कवानीन मौजूद हैं, कौन सी पॉलिसीज़ मौजूद हैं, किसकी ज़िम्मेदारी है, किसने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, और एलपीजी जब दुकानदारों से बात की जाती है तो वो कहते हैं जी ये पीछे से महंगी मिलती है। ये अब पीछे से कहाँ से महंगी आती है ये समझ से बाहर है कि ओगरा सारी कैलकुलेशन करके रेट भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद एलपीजी की डिमांड और सप्लाई भी बिल्कुल पूरी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिल ना रही हो, मिलती भी रहती है लेकिन मिलती महंगी है। हमारे साथ मौजूद है जी इरफान खोकर साहब जो कि चेयरमैन है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कीमतों का जो मसला है एलपीजी का, ये भी फ्यूल ही है। पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल पंप्स पे जो सरकार कह देती है 1-2 रुपये ऊपर नीचे होके वही इम्प्लीमेंटेशन होता है। एलपीजी के साथ क्या मसला है? इसके रेट्स भी तो ओगरा दे रही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तब कभी पेट्रोल शार्ट हुआ, आपने देखा होगा, तो वो बेशक 2 लीटर मिले, 4 लीटर मिले, बेशक 1000 लोगों की कतार लगी हो, लेकिन वो प्राइस पे कंट्रोल रहता है। लेकिन वाहिद फ्यूल ये एलपीजी है। हमें सबको ये कह लें कि हमारे में से कुछ होंगी ऐसी काली बेड़ी कि उनको चाहिए फ्लड आ जाए, रास्ता बंद हो जाए, जंग लग जाए, जलजला आ जाए, लेकिन उन्होंने या रमज़ान मुबारक आ जाए, मुनाफाखोरी, नजायज़ मुनाफाखोरी करनी है। हाँ, मैं हुकूमत से बारह कह चुका हूँ कि ये नोटिफिकेशन कोई 8-9 साल पुराना सारी कैलकुलेशन है। पेट्रोल की प्राइस बढ़ चुकी है, फ्रेट बहुत बढ़ चुका है, आप इसको रिव्यू किया जाए। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में जो गैस पैदा हो रही है, आप देखेंगे उसको ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया। वो 2500 टन डेली की है, वो भी आज 500-600 रुपये किलो बिक रही। देखें, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी चाहिए तमाम पाकिस्तान की लोकल गैस तमाम कंपनियों में मसावी तकसीम कर दें। देखें, चंद कंपनियों की इजारादारी है, एक बंदे के पास 1 टन भी नहीं है, एक बंदे के पास 500 टन गैस है। बात ये कि वो गैस कहाँ गई, वो गैस कौन बेच रहा है, हुकूमत की आंखों में धूल डाला जा रहा है। बात यह है कि इस वक्त मैं इसी दौरान मैं चाहूँगा कि मैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट का बेहद मशकूर हूँ, और ख़ासतौर पे चैम्बर कोयटा के प्रेसिडेंट का भी, कि उन्होंने पीछे जो हमारे जो अफसोसनाक वाक़यात हुए वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने तामन किया, और प्रेसिडेंट ने बड़े पेन ली, और वहाँ पे हालात बेहतर हुए। हमारे गरीब जो ड्राइवर्स वहाँ जाते हैं अपना बायोड खतरे में डाल के जाते हैं। सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया चैम्बर कोयटा का और तमाम मेंबरान का, आगा साहब का, जो ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे जो गरीब ड्राइवर्स उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। बात इतनी है कि देखें, एक बॉर्डर के रास्ते पे प्रॉब्लम आया, लेकिन हमने तो 5 बॉर्डर खोले हुए। सही बॉर्डर की बात करें, आप देखें कि गवर्नमेंट की अपना टर्मिनल है, एसएससीसी गवर्नमेंट का अपना टर्मिनल। गवर्नमेंट को भी रोल प्ले करना चाहिए इस वक्त। अगर शॉर्टफॉल है, डिमांडेड सप्लाई का डोंगर चाह के लोग पैसे बना रहे, तो यहाँ पे 10-20 हज़ार टन फौरी तौर पर वैक्सीन लगाएं, उसके चार्जेस ऑफ कर दें, जीएसटी छोड़ दें, डिमांडेड सप्लाई का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगी। और सर, आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि डिमांडेड सप्लाई का कहाँ पे प्रॉब्लम है। कहीं पे लाइनें नहीं देखी सर, हर दुकान पे एलपीजी, बस ये खाम खा का शोर शराबा है और महंगाई करने का एक बहाना है। सिद्रा, आपने बड़ी आला बात की। मैं कहता हूँ अगर गैस शॉर्ट हो तो गैस जो जहाँ 600 रुपए किलो मिले, वहाँ 6000 रुपए के जी नहीं मिलनी चाहिए ना। हाँ। इंडिया में प्रॉब्लम आया तो वहाँ पे गैस के लिए लोग मारे
कतारों में यहाँ पे गैस मिल तो रही है लेकिन वो मनमानी कीमत पे मिल रही है। सही, ठीक है। बात यह है कि हकाइक पे जाएं तो पाकिस्तान की जो लोकल प्रोडक्शन है वो कहाँ चली गई। दूसरी बात है कि टर्मिनल, आप बताइए कहाँ चली गई वो? हम लोग तो माला माल मुल्क हैं कि हमें तो गैस का हमें तो वो जमाना याद है 200-250 रुपए बिल आता था गैस के बिल को, तो कभी कोई कुछ समझता ही नहीं था, कभी सोचा ही नहीं था कि गैस भी जाएगी। आपको जो कुदरती गैस है, मैं यहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड बात आज रखूंगी, आज से 20 साल पहले मैंने कहा था कि बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे, और आज वो हालत देख लें दवाई की तरह 2 घंटे सुबह दोपहर शाम, और अगले साल ये भी नहीं आएगी, आपको बगैर रीडिंग के बिल आएगा, बगैर रीडिंग के बिल आएगा, आप बड़ा बिल होगा, गैस नहीं आएगी, बिल आएगा। 600 अरब की दोनों कंपनियां मकरूज है इस वक्त, डिफॉल्ट कर चुकी है एसएचजीसी और एसएनजीपीएल। देखिए मेरी गुजारिश है कि आपके पास, मैं डॉक्टर आसिम साहब को अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने बड़ी, उस वक्त जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये एसएचजीसी की नीलामी होने जा रही थी, प्राइवेट कंपनी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा देखिए बात सुने, जहां पे आप प्राइवेट कंपनीज को सब कुछ देते जाएंगे तो कोई वक्त आएगा ये प्राइवेट कंपनियां या बाकी गैस ब्लैक होगी तो जो एलपी जो सार्फिन हो गए वो कहाँ भागे, कहाँ जाएंगे। आज कोई कभी सुना नहीं था 600-650 रुपए केजी गैस जो देगी। लेकिन बात ये कि स्टेट को अपना रोल प्ले करनी है, जो स्टेट की कंपनियां हैं, मतलब आप देखें जो मिनी स्टेट कंपनीज है, पार्को है, आप देखेंगे ओजीडीसी है, या बाकी आप देखें एसएचजीसी का टर्मिनल अपना है, आकर के अपना रोल प्ले करें, जो सार्फिन के पास कुदरती गैस नहीं, वो एलपीजी तो कम से कम मुहैया की जाए। अच्छा मुझे खोखर साहब ये बताइए कि ये जो सुई सदरन की आपने बात की है और सुई नॉर्दर्न की बात की है, 2 मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज है इनकी, ये बात की आपने, सर इन दोनों का फिर क्या किरदार है, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो अफसरान बैठे हैं, जो मुलाजमीन बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि ये मकरूज हैं, ये डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, ये खसारे में जा रही हैं, फिर इनको किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं जब गैस नहीं मिल रही है? ये सफेद हाथी की तरह आप देख लें कि आप, मैं चैलेंज कर रहा हूं सबके सामने टीवी पे ऑन एयर कि ये साल का हजारों अरब का खसारा, यानी करोड़ों में नहीं अरबों में जा चुका, अभी भी 1.25 अरब रुपए के करीब पर ईयर। अब बात यह है कि जहां से ये कुदरती गैस में एलएनजी इंजेक्ट कर देंगे, वो तो जंग लग गई, शुक्र है वो नहीं आए, तो इस वक्त वो जो जब इंजेक्ट करते हैं तो आपको पता है 100 अरब रुपए की सिर्फ गैस चोरी हो जाती है, जिसको आप यूएफजी कहते हैं, और हम जिसका बिल पे कर रहे हैं। कौन चोरी कर रहा है? बहुत ताकतवर लोग, आप और मैं तो नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आप एसएनजीपी का नुमाइंदा ले रहे हैं, रिव्यू उससे पूछे आपका पिछले 4-5 साल का सारा कितना है, आपको निकाल के दिखा देंगे, या आप वेबसाइट जाए या मिनिस्ट्री पेट्रोलियम को ले लें, बस मेरा चैलेंज है मेरा। तो बात ये कि इनको पता ही नहीं है कि चोरी हो जा रही है। भाई डायरेक्टली चोरी होती है, शुक्र है एलएनजी नहीं, वरना वो भी अरबों रुपए का बिल हमने पे करना था, वो भी हमने पे करना था। बात यह है कि ये स्टेट ओन जो कंपनीज हैं या सिमी स्टेट्स हैं, पार्को है, फोन गैस है, एसएचजीसी, सब मिलके फर्स्ट करें गवर्नमेंट इनको दे, जिस तरह मैंने रिक्वेस्ट की जनाब इसके टैक्सेस कमी की जाए बराए मेहरबानी, क्योंकि ये गरीब का फ्यूल है, ये रक्षा में वो लोग बैठ के सफर करते हैं जो बहुत सफेद पोश लोग हैं। तो आप आज देखें पूरे मुल्क में रक्षा ड्राइवर जो है वो भूखे मरना शुरू हो गए, वो अपने घर में रोटी लेके जाने के काबिल नहीं रहे। अब घर में गैस नहीं आती तो वो इंतजार करते कब आएगी, 1.5-2 घंटे में अब जब गैस आती वो कहीं भी नहीं मिलती। चलें खोखर साहब, वो तो ना गैस हमको घर पे मिल रही है, चलें ऑल्टरनेट हम एलपीजी की तरफ चले गए, हर हाथ में सिलेंडर है, बच्चे सुबह जिम्मेदारी है जी सिलेंडर भरवा लो, सिलेंडर ख़त्म हो गया, किसी भी वक्त ख़त्म हो जाता है, फिर सिलेंडर ब्लास्ट होना वो एक अलग कहानी है। जब तक एक और नया धमाका ना हो जाए हम नहीं जागते, वो धमाका होता है 2-4 दिन के लिए, हम शोर मचाते हैं, उसके बाद जो है वो एक और सानहा इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी तरफ सारी दुनिया लग जाती है। मुझे सर ये बताइए कि ये प्राइस कंट्रोल कहाँ पर है, ये प्राइस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? देखिए मैं यहाँ ये बताऊँ कि ये जो नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं तो कहूँगा अल्लाह के वास्ते इसको निकालना बंद कर दें एक बार, ताकि किसी ने लूट मार करनी है वो कर रहे हैं, अगर निकालते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी क्लियर। देखिए आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को करने दिए हुए हैं, जिला इंतजामिया के पास है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है जिला इंतजामिया से कि आप ऊपर से लेके नीचे जहां से गैस आ रही है, ऊपर से लेके नीचे तक उसको मॉनिटर करें। आप हमें सरकारी कीमत पे गैस मुहैया करके दें दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर्स को, हम आपसे वादा करते हैं, फिर को ब्लैक करेगा तो मैं अपने हाथों से जाकर उसको जेल में डालूं। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो गली मोहल्ले में दुकानदार बैठा हुआ है
ठीक है, ये कहता है जी मेरा, मैं तो गरीब, मैं तो मर गया, मैं तो लुट गया, मुझे तो पीछे से महंगी मिल रही है। इज इट राइट? ये हकीकत है या वो भी कसूरवार? बिल्कुल यही हकीकत। देखें, बात ये है कि दुकानदार कसूरवार नहीं है। हमें प्राइस के नाम पे वो रोक नहीं पा रहे, क्योंकि वो प्राइस का नोटिफिकेशन जो है वो बहुत पुराना है, वो उसको वो दुरुस्त कर नहीं रहे। अच्छा, गुजारिश ये है कि हम कोई, आप कहते हैं डिकेंडिंग इलीगल, हम ये बिजनेस नहीं करना चाहते, हम बाइज्जत कारोबार करना चाहते हैं। हमें बकायदा दुकानों को लाइसेंस दिए जाएं, सेफ्टी के ऊपर काम करके चीज़ों को बेहतर किया जाए। यहाँ पे शाहला मार्केट में 2 नंबर सिलेंडर के गोदामों के गोदाम बड़े, गुजरांवाला में सैकड़ों कारखाने मौत के खिलौने बना रहे हैं, उस तरफ तो कोई नहीं जा रहा। खुदारा ये जाने इतनी सस्ती होगी। मैंने लेजिस्लेशन कराने के लिए मुझे अरसा दराज गुजर गया। आप लोगों आप सवाल बोलते हुए, ठीक है, वो वहां पे जल से जुलूस हमने किया, हमने क्या काम नहीं किया गुजरांवाला में, लेकिन आज भी 2 नंबर गैस सिलेंडर बनाने के 400 कारखाने मौत के खिलौने बना रहे हैं। 400 से ज्यादा होंगे। तो बात पता क्या है कि कानून साजी नहीं है। एक कारखाना जो सिलेंडर बना रहा है उसके ऊपर 50,000 रुपए जुर्माना, मैक्सिमम 3,000 जुर्माना है। मैंने जो लेजिस्लेशन लेके आया उसमें 14 साल की सजा होनी है। मैं सेनेट में वकार मेरी साहब और मेरी सारी दोस्त हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कोशिश ही कर रहा हूँ। आपको अंदाजा, कई साल गुजर गए, लेकिन मैं कानून साजी नहीं करा सका। यहाँ पे इनकी अपनी जरूरत होती है और घंटों मिनटों में कानून पास होता है। मुझे तो कई साल लगे, हम तो लाशें उठा के थक गए। हम एटम बम बना सकते हैं, हम ये छोटा सा डिकेंडिंग यूनिट जो है, छोटा सा पंप नहीं बना सके। हम एटम बम की ताकत रखते हैं। हम सिर्फ क्या कि बत्ता माफिया जो है, जिन्होंने बत्ता लेना है, जिन्होंने ये छोटे छोटे जितने एहलकार हैं, पुलिस वाले हैं, सब मिलके सिर्फ उनका बत्ता बंद हो जाता है। बात ये है कि अगर दुकानों से पैसे लेते हैं, दुकानों से बत्ता, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, वो इनलीगल के नाम से डिकेंडिंग इनलीगल है। खुदारा आप मेहरबानी करके इतने सालों से इनलीगल कह रहे हैं, हम इनलीगल कारोबार नहीं करना चाहते। कुदरती गैस मौजूद नहीं है, इसके लिए कुछ सिस्टम बनाएं, कोई ऐसा लेजिस्लेशन कर दें, ऐसी मशीन बना दें। क्या देखिए, हम एटम बम बना सकते हैं, ये छोटी सी मशीन नहीं बना सकते। यानी ये तो उल्टा हिसाब हो गया। वैसे तो एसोसिएशन इस तरह के मामले से, कवानीन से, चीज़ों से भाग रही होती है। ये एलपीजी वाहिद एसोसिएशन है जो मुसलसल कह रहे हैं कि भाई कानून सख्त कर दें, कानून सख्त कर दें, हमें कानून के दायरे में ले आएँ, हमारी दुकानें चेक कर लें, हमारे सिलेंडर चेक कर लें, हमें देखें कि हम सही तरीके से रिफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वरना हमें उठा के ले जाएं। हमारा एक ही नारा है, जान से कीमती कोई चीज़ नहीं, जान से कीमती कोई चीज नहीं। हमें बकायदा इन तमाम दुकानों को जो सेफ्टी पे पूरी आती है, इनको बकायदा लाइसेंस दिए जाएं। कितने % दुकानें हैं? अगर मैं पंजाब की बात करूं या अगर आपके पास लाहौर के या पाकिस्तान के नंबर मौजूद हो, कितने % दुकानें हैं जो इस वक्त लीगलाइज काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके के साथ जो है वो गैस रिफिलिंग की दुकानें मौजूद हैं? देखें, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये जो डिकेंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये डिकेंडिंग को इनलीगल कहते हैं। हम कहते हैं इनलीगल है। मैं परसेंटेज पूछ रही हूं। मैं बता तो रहा हूँ, जब है इनलीगल तो बंद कर देना, फिर किलो का रेट क्यों निकाल रहे हैं आप? लेकिन खोखर साहब देखिए, तो बताते हैं एक 45 kg का सिलेंडर है, एक 11.8 kg का सिलेंडर। मेरी कुव्वत खरीद देखिए, अगर हमने बोतल नहीं शैम्पू की खरीद, छोटा शैम्पू आ गया, आप बिस्कुट का पैकेट छोटा आ गया, कुफ्ते खरीदनी है ना। खुदारा देखो, लोग कुफ्ते खरीदनी है, वो किलो गैस कैसे इस्तेमाल करेगा? वो आज आप देखें 600 रुपए की किलो वो रोटी लेके जाएगा, सब्जी लेके जाएगा, क्या करेगा? कहाँ से वो अपने बच्चे पालेगा? और खुदारा कुछ गौर, कुछ गरीब का भी। लेकिन खोखर साहब, हमने मुझे बड़े साल हो गए हैं, मैं रोड शो भी करती रही हूँ, आपसे बड़ी मुलाकातें हैं, आपको पता है कि हम ये बड़े प्रोग्राम्स करते रहे हैं। लेकिन सर, वो पिछले दिनों ये भी तो आया था ना कि ये कोई गैस रिफिलिंग मशीन्स हैं, कोई पंप हैं, इनके ज़रिए गैस जो है एक सिलेंडर से दूसरे में भरी जा सकती है, ये सेफ है। वो क्या मामला था? नहीं, आज तक हम पीटते ही रह गए। कोई ऐसी मशीन बना दें खुदारा जिसमें हम 1-2 kg सिलेंडर। हाँ, 2017 में मैंने एक नोटिफिकेशन कराया था जिसमें 2, 4 और 6 kg का भरा हुआ सिलेंडर आएगा, जो पानी की बोतल की तरह हम चेंज कर लेंगे। ठीक, पानी की बोतल यूनिवर्सल वाल होगा। और ओगरा ने उसमें नोटिफिकेशन भी कर दिया, और आज तक वो सिलेंडर मार्केट में नहीं आ सका। एलपीजी मार्केटिंग कॉम्पनी को लाइसेंस ओगरा जारी करती है, उस पर इंप्लीमेंटेशन जो बाख्तियार अदारे हैं ज़िले इंतज़ामिया वो नहीं करा सके।
वहां जो गुजरात वाला शहर था जहां पे उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने कहा भी जिसने अगर छोटा सिलेंडर मार्केट में मैं सुबह से शाम हर बंदे को मैं जेल में डाल दूंगा, और डाला। बात यह है कि इस मुल्क में हवा बिगड़ा हुआ है। कितने वाले सिलेंडर अलाउ है और कितने के बाद वाले सारे इलीगल हैं? ओगरा के नोटिफिकेशन 2017 में 2, 4 और 6 केजी का सिलेंडर, छोटे वाला और बड़ा 11.8 केजी वाला 15 केजी और 45.4 केजी वाला कमर्शियल सिलेंडर, ये साइज है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए, देखिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये जो गुजरात वाला गैर मेरी सिलेंडर, जो हार्डवेयर दुकानों में जितना सिलेंडर चमकता है देखते सब दूर बंद कर दें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहे तो अमन सुकून भी होगा, सेफ्टी भी होगी और मासूम जान भी बचेगी। लेकिन प्राइस के लिए जब तक स्टेट को नहीं बीच में आना पड़ेगा, इस नोटिफिकेशन को रिव्यू नहीं करना पड़ेगा, तमाम तरह अखराजात नए सिरे से डाल के एक नोटिफिकेशन बनाएं, तो फिर ये ब्लैक मार्केटिंग भी रुक सकती है। ये हराम जदियाँ डिमांड एंड सप्लाई का डोंगर चागे ये रमजान मुबारक में लूटना बंद कर दें शायद, लेकिन उसको नोटिफिकेशन को रिव्यू करें और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, हमें बकायदा लाइसेंस जारी करें, हमें वो सेफ्टी के मेजर्स बनाएं। थैंक यू। और फिर उसके बाद चेक करें और अगर आप गिल्टी हैं तो बिल्कुल आप सजाओं के लिए, जुर्मानों के लिए बिल्कुल तैयार। बिल्कुल। अच्छा कोकर साहब, ये मतलब एक जब गर्मियाँ आती हैं तो कहते हैं कि एलपीजी की डिमांड, गैस की जो डिमांड है वो ऑब्वियसली कम हो जाती है, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है। हमने देखा कि जब गर्मी आती थी ऑटोमेटिकली कीमत एक कम हो जाती थी, नीचे आ जाती थी। अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो ना गर्मी का एहसास ना सर्दी का एहसास। बस उस वक्त ये पॉपुलेशन भी कम थी, कुदरती गैस वाफर मकदार से मौजूद थी। अब आपकी डिक्लाइन इतनी ज्यादा है, आपको 70% एलपीजी इंपोर्ट होगी तो फिर मुल्क चलेगा, वरना आप सब लोग सही बगैर कुकिंग के बैठे हुए होंगे। बात ये इस वक्त इतना जरूरी है कि 60% से 70% एलपीजी इंपोर्ट की जरूरत है। इंपोर्ट गवर्नमेंट जो है अपनी तहवील में ले या अपनी सिस्टर कंपनी को कहें, ये प्राइवेट सेक्टर सारे अभी तक देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जंग भी हुई सब कुछ, लेकिन इतनी ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं। अभी चूंकि हादसा बहुत ज्यादा हो गए बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई का डाउन आके ये पैसा बना रहे। खुदारा हुकूमत इंटरवीन करे और फौरी तौर पर SSGC में 2-3 बड़े वैसे जहाज लगे ताकि ये ड्रामा खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। यकीनी तौर पर एलपीजी तकरीबन हर छोटे बड़े घर की डिमांड बन चुकी है, लेकिन इसमें ना तो आज तक कानून साजी मौजूद है, दुकान पर किस तरह से सिलेंडर की रीफिलिंग होती है कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, जब किसी के घर में या दुकान में सिलेंडर फटता है एकदम से दौड़ें लग जाती हैं, फिर होता है जी ये करेंगे वो करेंगे, वो 4 दिन की गेम, उसके बाद फिर रात गई बात गई वाला सीन हो जाता है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, रुख करेंगे खेल के मैदान का, जहां पर हम लोग आए रोज़ बात करते रहते हैं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, और जैसे ही कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती तो फिर हम सुनते हैं सर्जरीज़ के हवाले से। आए रोज़ ऑपरेशन हो रहे हैं, सर्जरीज़ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, पीसीबी में क्या क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, जो पहले तब्दीलियां की हैं उनका क्या रिजल्ट हमारे सामने आया है, जो मज़ीद तब्दीलियां की जा रही हैं। अब तब्दीलियां क्या की जा रही हैं, वो ये की जा रही हैं कि जो रेड बॉल खेलेगा वो जो है वो दूसरे मैचेस नहीं खेल सकेगा। और अगर हम बात करें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, पहले ए कैटेगरी को ख़त्म किया गया था, यानी बी, सी और आगे कैटेगरीज रह गई थी, लेकिन अब जो है वो बी कैटेगरी को भी ख़त्म कर दिया है। ए बी कैटेगरी बन गई और सी डी कैटेगरी बन गई। इसके तहत किस तरह से खिलाड़ियों की डिवीजन होगी, और ख़ास तौर पर ये जो वनडे और टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर्स हैं ये T20 नहीं खेल सकेंगे, ऐसा कैसे होगा, कैटेगराइज कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, क्या वाकई हमारे पास इतने नंबर्स में इतने अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं कि हम लोग सारे फॉर्मेट्स के अलग अलग प्लेयर्स रख लें। इन सब मामलात पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं अकील बिल्ला साहब है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको सर खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्ला साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, सर्जरी एक और हो गई है, पहली जो सर्जरीज थी उनका क्या रिजल्ट आया है, और अभी ये क्या सोच के नई पॉलिसी अपनाई गई है, पूरा एक सिस्टम तकरीबन तब्दील कर दिया गया है? पहले तो शुक्रिया सिद्रा आपका कि आपने इस मौजू को छेड़ा है। ये बड़ा हॉट इशू है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान के हर
पूरी नेशन जो है ना उसको जोड़ती भी है। क्योंकि जहाँ जब भी मैच कहीं भी होता है ना किसी भी मैदान में, तो वो पाकिस्तानी पूरी कौम यकजा हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, खैबर से लेकर कराची तक। इसलिए ये समझ लें कि पाकिस्तान की नब्ज़ ही है, समझ लें क्रिकेट जो है ना। जहाँ तक बात है सर्जरी की, सर्जरी के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये बज़ाहिर सर्जरी नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि एक नया फॉर्मेट जो है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, सही जो फ्रेम अपना वर्क बनाया है ना उसको चेंज किया उन्होंने। अब क्योंकि पहले था कि नहीं जी फोकस था T20, क्योंकि वहां से पैसा जनरेट हो रहा था। अब क्योंकि इनको जिस तरह मार पड़ रही है ना, और टेस्ट में भी आ रहे हैं, अब आगे इनके पास टेस्ट मैच जुलाई और अगस्त में 5 टेस्ट इकट्ठे आ गए हैं। ये मेरा ख्याल है कि एक तवील अरसे के बाद ये मौका मिला है पाकिस्तान को। इस वजह से अब ना इनको पंजाबी के अंदर पसूड़ी पै गई है जी, इन्होंने पसूड़ी पई है जी कि उनकी करियर टेस्ट खेलने ने होना 3-3 दिन टेस्ट मुके हुए खत्म हो जाता है ना टेस्ट मैच जल्दी। जब आप T20 फॉर्मेट के स्टाइल से खेलते हैं ना, तो आपकी जो टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासर होती है। आपका जो टेस्ट मैच है ना आपने खेलना है अवे, वेस्ट इंडीज में तो हो सकता है कि तीसरे चौथे दिन तक चला जाए, लेकिन जो इंग्लैंड की कंडीशंस होती है ना, जो आपने 3 टेस्ट खेलने हैं, वहां पर हो सकता है कि 2.5-3 दिन में टेस्ट खत्म हो जाए। तो इस वजह से ना उससे क्या होता है कि लॉस आईसीसी को भी होगा, और उसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स को, ये तमाम चीजें जो है ना वो आपको, क्योंकि हम सब क्रिकेट बिला साहब बिल्कुल स्पॉन्सरशिप पे ही चल रही है, हम टीवी के लोग हैं, और टीवी और जो क्रिकेट भी है ना वो भी लाजमो मलजूम हो गए हैं आपस में ना। तो इस वजह से जो मैंने देखा है ना, ये सिर्फ एक फ्रेम ऑफ वर्क चेंज किया है कि उन्होंने अब ए और बी कैटेगरी को, टेस्ट क्रिकेट को और वनडे को मिला दिया है, और फिर सी और डी कर दी है, और एक इमर्जिंग कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस करा दी है, जिसको भी अच्छा मुआवजा मिलेगा। बस मेरी नज़र में मैं, और जहाँ तक डाटा जो है उसको इकट्ठा करके उसकी बुनियाद पर, ये एक अच्छी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आई है ना, वो ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ना मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा उसी को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। yes, this is very good. ये पॉइंट सबसे अच्छा है। बाकी जो है ना वो डाटा की गेम जो है ना, ये एक गोरख धंधा ही है कि ये किसी को ऊपर ले जाना होगा। जैसे वो नहीं है कि वो जो टीवी का रिप्ले पर बाज़ वो आउट दे देते हैं, बाज़ वो ऐसे बॉल ऊपर ले जाते हैं। हाँ, तो ये एक ऐसी मुझे कह रहे हैं आप, इसका मतलब है कि कोई ऐसे बस जैसे ना बजट होता है ना अल्फाज का, गोरख धंधा, ये मुझे डाटा डिवाइन जो बनाई है ना इन्होंने, वो मुझे कोई ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ऐसा आला या कोई ऐसा नहीं है कोई फॉर्मेट, या उन्होंने कोई ऐसी ऐप बनाई हो जिसके जरिए ये, इसमें क्या होगा कि बस अपना ना हमने ये कर लिया। लेकिन ये चीज़ आज मोहसिन नकवी साहब ने जो परसों हमारी मुलाकात हुई थी ना सैटरडे को जी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि जी ये सारा कुछ होगा डेटाबेस। तो उसके बाद आज उन्होंने कहा कि नहीं 85% ना 85% जो है ना वो डेटाबेस होगा, 15% जो है ना वो उस पे जाएंगे हम ना, जो सिलेक्टर्स होंगे जो सारी नज़र रखेंगे। बहरहाल ये समझ लें आपके एक नया निज़ाम उन्होंने मुतारफ़ कराया कि शायद इससे क्रिकेट की जो डायरेक्शन है ना, जो हमें तनज़्ज़ुली की शिकार हुई या क्रिकेट बांग्लादेश जैसे कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि ये जो नई तब्दीली है इसके बाद ही हमारी जो क्रिकेट की गाड़ी है वो पटरी पे ही चढ़ गई। इमरान सोहेल आपकी तरफ में आना चाहूँगी। इमरान, एक तो आपने सवाल किया था सोशल मीडिया पे, वो सवाल बड़ा वायरल है, क्या पूछ लिया आपने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जवाब क्या आया वो भी बताइए। देखिए अकील साहब ने तो सारी बातें बता दी हैं, आकिब जावेद साहब का हिस्सा रहता तो वो बता देते हैं। देखिए वो एक मिसाल है, पता नहीं वो सेंसर ही ना हो जाए बोतल वाली ना, पुरानी बोतल या नई बोतल के अंदर। अब ये ना सारा कुछ, आप बिल्डिंग पुरानी है उसको टिप टॉप करके रंग करके, या फिर एक काम करते हैं एनवेलप नया लेते हैं और उसके अंदर रखते हैं, ठीक है, और आप कहते हैं जी ये नई चीज पेश कर दी। सही। मैं एक खुली बात करूंगा आज, नौकरी बचाने के लिए आप कितने जतन करेंगे। काश आप पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करके पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर दे, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा कर दे, और ये जरूरी नहीं होता कि आप से ही वो सारे काम हो जाएं। सही। अगर आपसे काम होने होते ना आकिब जावेद साहब, तो आप लाहौर कलंदर को 7 साल हरवाते ना। मतलब आपने नहीं हरवाया, लेकिन आपकी वो ज़ेरे सरपरस्ती वो जीती भी नहीं। सही। नहीं जीती है यार, 2 दफा जीती थी। मतलब वो कितने साल में बिल्ला जी हारी है ना, उसके बाद जाके जीती है, ठीक है। तो आज
आप वहाँ नहीं कर रहे, आप यहाँ आ गए, अब आप वही काम कर रहे हैं कि आप फिर ये सोच लें या फिर एक सीधा सीधा टाइम दे दे जी, मुझे 5 साल दे दें, 5 साल में मैं कुछ नहीं करूंगा तो फिर मुझे चाय निकाल दें। सही। आपने देखा कि आकिब जावेद के दौर में कितने लोग गए, कितने कोच चले गए, कितने मेंटोर चले गए, अब आपका कितने कप्तान चले गए, कितने खिलाड़ी चले गए, नहीं जाना। अगर देखिए आप काम कर रहे हो तो हमारे लिए आप माथे का झूमर है। आप किसको लाना चाह रहे हैं? नहीं, ये बताइए, आपके पास कौन सा बेस्ट मैं नहीं ऑप्शन लाना है? चाह रहा। मोहसिन नकवी साहब ने खुद बताया कि उनकी बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ बात चल रही है और वो उनको लाना चाहते हैं और वो वन मैन शो खत्म करना चाहते हैं, जो इन्फ्लुएंस है ना एक बंदे का। मैंने सीधा से सवाल किया था, सर कितना टाइम चाहिए आपको? कौन? देखिए मैंने उनको कहा सर कितना टाइम चाहिए? प्रोफेसर की बात हो रही है। यस, प्रोफेसर साहब, फिर यूनुस खान साहब आ गए। तो मेरा सवाल ये था, सर टाइम बता दे कितना चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं बताया। अच्छा, बिल्ला जी ने जो आपको क्राइटेरिया बताया ना, उसके अंदर उनकी पहली 3 शिकें क्या थी जी? फिटनेस लेवल अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और प्लेयर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बेसिक नेसेसरीज हैं। फिटनेस नहीं होगी तो नहीं खेलेगी ना। अगर 2.5 साल से बगैर फिटनेस क्राइटेरिया की टीम खेल रही है तो इसका जवाब देखो ना। मैंने मोहसिन नकवी साहब को कहा था कि सर आपने इतना खुला टाइम दिया ना, वाकई चेयरमैन को क्रेडिट जाता है, इतना खुला टाइम दिया आकिब जावेद को कि जाओ जो मर्जी कर लो, फ्री हैंड। उसके बावजूद टीम नहीं जीत रही है। बायलैटरल 1-2 मैचेस आप जीत जाते हैं, 1-2 सीरीज जीत जाते हैं, वो आपको पता है कौन कैसे खेलता है, अपने नए लड़के खिलाता है, और वहां भी हम फंसते हैं। और इंटरनेशनल इवेंट्स तो हमने जीते ही नहीं, टेस्ट मैचेस हमने जीते ही नहीं। एक हमने टेस्ट सीरीज जीती थी, उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज से भी ड्रॉ कर ली, उसके बाद बांग्लादेश से यहाँ हार गए, बांग्लादेश से वहां जाके हार गए। तो टेस्ट क्रिकेट में तो यानी हम 47 से आजाद हुआ हुआ मुल्क हैं, बांग्लादेश हमसे 71 में जाके उसकी टीम भी बाद में बनी। कितना मतलब बड़ा फर्क है चीजों में, लेकिन उसके बावजूद सल 4 टेस्ट हार गए। हाँ, ठीक है। और अब देखें, अब अगर आपने ये सिस्टम ठीक करना है तो ये मत बताएं कि मैंने ए कैटेगरी पहले खत्म कर दी थी, अब ए और बी आ गई, सी और डी आ गई, ये इकट्ठी चलेंगी। ये ब्लड ग्रुप थोड़ी है कि आप इकट्ठे कर रहे हैं। आपने टीम बनानी है तो टीम एक ही तरह से बनेगी। वो बिल्ला जी ने भी कहा और चेयरमैन मोहसिन नकवी को क्रेडिट जाता है कि वो डोमेस्टिक के ऊपर हम चीख के थक गए। ओके भाई, डोमेस्टिक ठीक कर लो तो आपकी टीम खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बिल्ला जी, ये इमरान सुहेल जब भी आके बैठते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो हमने PSL को कवर किया या कोई भी, मुसलसल जब भी प्लेयर्स हमारा दिल तोड़ते हैं, हम एक ही बात करते हैं, भाई इनको बच्चों के साथ खिलाएं, इनको अपने लोकल ग्राउंड्स में खिलाएं, इनको डोमेस्टिक खिलाएं, अल्लाह की खुदा के लिए इनको डोमेस्टिक खिलाएं। क्यों नहीं समझ आ रही सर? क्यों नहीं खिला रहे? क्यों शान में गुस्ताखी है डोमेस्टिक खेलना? देखिए सिद्रा, असल में ना PCB की तो पॉलिसी भी पहले भी थी और फिर बीच में कुछ ना लाडलापन आ जाता है। जब अच्छा प्लेयर जैसे कप्तान है वो लीग मुख्तलिफ ममालिक में जाकर खेल रहे हैं तो वो कह रहा है मैं तो फिट ही हूँ ना, मैं रिदम में रहना चाह रहा हूँ, मेरी फॉर्म भी हो गई, तो आप मुझे डोमेस्टिक से एग्जेम्प्ट कर दें। तो वो जब इस तरह का जब आप किसी को इस्तिस्ना दे देते हैं ना, तो फिर दूसरे लड़कों भी जो होते हैं ना, जो दूसरी टीम के जो खिलाड़ी हैं, उनको भी ये मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी ऐसा ही यही तरीका। फिर जब आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं ना देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, तो फिर आपका यही हाल होता है। अब आप देखें ना, बांग्लादेश से आप हार रहे हैं मुसलसल। आपने पाकिस्तान में पहली बार उनसे तारीख में जो है सीरीज आ रहे हैं टेस्ट की, उसके बाद उनकी सरजमीन पर ना सिर्फ पहला टेस्ट आ रहे हैं बल्कि वाइट वॉश करवा लिया है। तो ये डोमेस्टिक ना खेलने की वजह, अब मुझे लगता है कि PCB के चेयरमैन जो है ना मोहसिन नकवी साहब, उनका वैसे तो उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। जब उनसे जब भी कभी गाहे बगाहे बात भी होती है ना, तो वो कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी मामले में मुदाखलत नहीं की, मेरा काम है इनको फैसिलिटेट करना, इनको अच्छी क्रिकेट से के मौके फराहम करना, तमाम चीज़ें जो है ना इस वक्त क्रिकेट के जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो PCB अप टू द मार्क दे रहा है खिलाड़ियों को, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे। अब उन्होंने यही एक फार्मूला निकाला है कि एक तो ये जितने हमारे क्रिकेटर हैं ना, वो T20 की जो फॉर्मेट है ना उसके गिर्द घूम रहे हैं, वहां से उनको पैसा ज्यादा मिल रहा है, वो डोमेस्टिक लीग्स के पर तवज्जो है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है, 4 डे खेलते नहीं है। जब आप 4 डे नहीं खेलेंगे, आपका स्टेमिना नहीं बनेगा, आपकी फिटनेस नहीं होगी, आपकी फॉर्म नहीं होगी, आप रिदम में नहीं होंगे। ये वही चीजें हैं जो इन्होंने इस नए निज़ाम में मुतारफ कराई हैं। अगर आप डोमेस्टिक को जिस तरह इस बार इन्होंने कह तो दिया, अल्लाह करे इस पर इम्प्लीमेंट भी हो कि कोई खिलाड़ी जो है ना वो एग्जाम्प्ट है ना और डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जब शुरू हो तो वो पूरा जो है ना एक उसका जो तमाम राउंड जो है ना खिलाड़ियों के ऊपर बाउंस होने चाहिए। ये नहीं है कि निचली सतह से आप पहले दूसरे खिलाड़ी खेल रहे हो टीमों की नुमाइंदगी, जब आपकी टीम फाइनल में पहुंच जाए तो फिर आप आ जाएं और आप आकर खेलें। एक और चीज ना जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे नजर आई कि इजाजत दी जा रही है प्लेयर्स को, अगर वो अवेलेबल हैं, अगर वो फ्री हैं, और ये ऑलमोस्ट हम गर्मियों में ना ये ऑफ सीजन होता है क्रिकेट का, तो माजी में आप जरा गौर करें कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, सकलान मुश्ताक अहमद, ये सारे काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे और रेड बॉल काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे, नॉट शॉर्ट फॉर्मेट, और ये जाकर वहां परफॉर्म करते थे। मतलब इनके लिए यहाँ ऑफ सीजन होता था, वहां एक बेस्ट एक सिचुएशन होती थी कि जाएं वहां पर जाकर रेड बॉल भी खेलें और उन प्लेयर के साथ जहां दुनिया भर से टॉप प्लेयर्स आते थे। मतलब इंग्लैंड में खेल रहे ना, ऑस्ट्रेलिया से भी आते थे, न्यूजीलैंड से भी, साउथ अफ्रीका से, इंडिया से, सब जगह से लोग आके वहां पर काउंटी क्रिकेट खेलते थे। तो क्या एक तगड़ा कंपटीशन वहां होता था और प्लेयर्स की एक एबिलिटी क्वालिटी बढ़ती थी। अब ये भी नहीं हो रहा ना, आपके लोग काउंटी क्रिकेट भी नहीं खेलने जाते। उसकी वजह क्या है कि आपका उन दिनों में जहां यहाँ ये जो एरिया होता है, आपकी जो T20 लीग क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा हो गई है। आप फ्री टाइम में जाके पैसे कमाने चले जाते हैं, काउंटी से थोड़े पैसे मिलते हैं लेकिन पैसे वहां भी ठीक ठाक मिलते हैं। बट आपकी जो प्रायोरिटी क्या है कि 20 ओवर खेले, फास्ट बॉलर है तो 4 ओवर की है, बैट्समैन है तो 5-6 ओवर बैटिंग की, तो इतने पैसे तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज्यादा कीमती है, हमें उसके लिए जब हम यहाँ जीत रहे हो जाए तो हमारे प्लेयर्स, मेरा ख्याल है किसी को कुछ कहने की जरूरत ही ना पड़े। होता है, लेकिन एक और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो वो बात बातों में कह दी ना सबने कि जी प्लेयर जो है वो अपने लिए खेलते हैं। हालांकि मेरी ये जाती राय, बिला जी पता नहीं उस पर क्या राय रखते हैं, अगर आप प्लेयर्स को पब्लिकली आके ये बात बोल दी है ना आपने कि आप अपने लिए क्रिकेट खेलते हैं, मुल्क के लिए क्रिकेट नहीं खेलते, तो मुझे बताएं कि क्या आप किसी का मोरल बूस्ट करेंगे? कितना बूस्ट करें इमरान, बस कर दें, कितना बूस्ट करें? अब देखिए ये सरेआम आगे कह देना। ये भी देखे ना, मोहसिन नकवी साहब को भी किसी ने गाइड किया ना, तो उन्होंने कहा आगे कि नहीं प्लेयर्स का कुछ है कि वो कुछ अपने लिए नहीं खेलते, उनको प्लेयर्स में कोई मामला नजर आया, जो प्लेयर अपने लिए नहीं खेलते उसे साइड पे कर दे। फिर तो सारी टीम कमर्शियलाइज कर रहे हैं कि प्लेयर्स को, कि हाँ प्लेयर्स की मर्जी, जो लाडला से उठा के बाहर फेंके। क्या माजी में इमरान खान साहब के दौर में जो प्लेयर थोड़ी सी ठीक ठाक करता था उठा के बाहर फेंक देते थे? क्या आपके टॉप प्लेयर बाहर नहीं हुए उस वक्त? क्या एक वक्त में कादिर भाई, अब्दुल कादिर साहब बाहर नहीं हुए? क्या एक वक्त में आकिब जावेद, वकार यूनुस, इन लोगों ने रेस्ट नहीं की? ये सीरीज से बाहर हुए। बिल्कुल करना चाहिए, और चाहे जितना भी कोई अच्छा खिलाड़ी है उसको सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लाडला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए फिर आप कानून ही बदल के रख दें। बहुत शुक्रिया, आप दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि ये जो नया सिस्टम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया है ये काम कर जाए और हमारे प्लेयर्स के कुछ पल्ले पड़ जाए कि भाई पाकिस्तान आपसे बहुत मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत को बरकरार आपने अपनी परफॉर्मेंस से रखना है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे सीसीडी की, एक ऐसे बेलगाम, एक ऐसे सरकश घोड़े की जिसे पहले तो हमने ताकत का सरचश्मा, हमने पहले तो ताकत का मंबा बना दिया, लेकिन अब वो ताकत जुर्म के खिलाफ इस्तेमाल हो ना हो, अब वो ताकत हमारे आम लोगों पे इस्तेमाल हो रही है। ये सीसीडी का पहला वाकया नहीं है, बल्कि कई ऐसे वाकयात पहले भी हुए, रिपोर्ट हुए, लेकिन उसके बावजूद जब तहकीकात नहीं हुई लोग रोते पीटते रह गए, सोशल मीडिया पे वीडियोस आती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब सीसीडी के हाथ इतने खुल गए कि उन्होंने चकवाल में एक फैमिली आती है, उनको कुछ गलत फहमी के शुबे में आपने फायर खोल दिए, आपको कंफर्म भी नहीं है उसके बावजूद आपने फायर खोल दिए। 9 साल हानिया मौके पर हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सकी, वो बेचारी 9-10 साल की बच्ची, और उसका भाई और बाप जो है वो जख्मी हो गया। ऑस्ट्रेलिया से वो बेचारे आए हज करने के लिए, अभी उसी दिन बुध के रोज़ वो हज करके वापस आए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ सरबराह सीसीडी सोहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो है वो मुतासरा फैमिली के घर पहुंचते हैं, उनको कहते हैं कि ये गलती से ये सब कुछ हो गया है, लेकिन हम जो मुलजिम है उसको सज़ा दिलवाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्ची के दादा हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने डिमांड की है कि जब चोरों को, डाकुओं को सरेआम गोलियां मारी जा सकती हैं तो फिर सीसीडी एहलकारों को गोलियां क्यों नहीं मारी जा सकती? हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जी सीनियर सहाफ़ी हैं जावेद इकबाल साहब। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
ऑस्ट्रेलिया से हमें ज्वाइन किया है जी फिजा शेख हैं हमारे साथ। फिजा, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फिजा शेख, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये फैमिली जो है वो पाकिस्तानी नयाद ऑस्ट्रेलवी फैमिली है, वहाँ की सिटीज़न है, और अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जानिब से भी डिमांड की जा रही है कि इनको इंसाफ दिया जाए, बल्कि प्रॉपर तौर पर वो इंटरवीन कर रहे हैं इस सारे मामले में। बताइएगा ज़रा। अच्छा, सबसे पहले तो ये वाकया जो है पूरी दुनिया के लिए अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि ये बच्ची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से आई और पाकिस्तान का जो इमेज है उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा हो गया है, क्योंकि हमारी जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज, ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो बहुत इश्तेहारात चल रहे होते हैं पुलिस के इस्लाहात के ऊपर कि जो है पुलिस जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है, और पुलिस जो है वो फौरी जो है आपकी कॉल जो है मैं देख रही होती हूँ कि उसके ऊपर कहते हैं कि फौरन मौजूद है और फौरन आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। और वज़ीर आला पंजाब जो आजकल इतनी ज़्यादा डिबेट कर रही हैं और अब हर कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके ये बयान सामने आ रहे हैं कि पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, और अगर आपको कोई भी शिकायत है पुलिस से तो आप डायरेक्ट मुझसे राब्ता करें। सबसे पहले सबसे अफसोसनाक खबर जो सामने आई है वो ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इसके ऊपर टोटली खामोश है। बहुत कम मीडिया ने इसके ऊपर बात की है, और आप 7 का स्लॉट भी देख लें, ये वाकया जब पेश आया उसके बाद से अब तक इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी नहीं हुआ। और वज़ीर आला जो पंजाब है उन्होंने अब तक, मैंने हर तरह से और इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात उठाई है कि एक भी बयान सामने नहीं आया उनकी जानिब से, जबकि वो कहती हैं कि हम इंसाफ के लिए हर टाइम पे मौजूद हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है आउटस्पोकन होती हैं। जब किसी और की हुकूमत होती है तो बड़े आराम से बोलती हैं कि इस CCD जो है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और उस वक्त ये वाकया पेश आया है जब मरियम नवाज सबसे ज़्यादा पुलिस की जो है उसके ऊपर बात करती हैं, शिफाफ होने के ऊपर। और एंथनी अल्बनीज़ जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैमिली के ऊपर बात की, उन्होंने खुद राब्ता करवाया इस फैमिली से, यहाँ की हुकूमत से, और बोला है कि सफारती ताल्लुकात के अंदर जो भी जिस किस्म की भी पाकिस्तान को मदद चाहिए वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, और ऑस्ट्रेलिया से भी जिस किस्म की भी उनको मदद चाहिए उन्होंने पेशकश की है कि हम पाकिस्तान हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व हो ना हो, ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर जरूर जो है अपनी जो है बिल्कुल। फिजा शेख, वापस आपकी तरफ आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आज़म साहब है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर डिमांड किया गया है, ये मुतालबा सामने रखा गया है कि इस मामले को जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो खुद देखे सिफारती मामलात के अंदर रहते हुए। जावेद इकबाल साहब, सर CCD का खासा समझे जाते हैं मावराए अदालत कत्ल, इस पे बात भी हम करते रहे हैं। अब आम लोगों को मारना भी CCD का खासा बन गया है, क्योंकि चंद महीने पहले एक ही ख़ानदान के 5 लोगों को मुख्तलिफ शहरों में इसी तरह से गोलियों से उड़ा दिया गया। वो फैमिलीज़ इंटरव्यूज़ दे दे के चीखते रह गए, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। शुक्रिया मैडम। पहले तो फिजा साहबा की मैं बात का जवाब देना चाह रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ मौजूद थी। देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, सिस्टम में खामियां होती हैं, CCD में भी बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान का जो है वो चेहरा नंगा हो गया और पाकिस्तान में, देखें चीफ मिनिस्टर इस पर क्यों नहीं बोली। चीफ मिनिस्टर कहती हैं कि ये CCD, कई दफ़ा उन्होंने कहा कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, सही, और मैं इसकी सरबराह हूँ। और उसके बाद चट्टा साहब आते हैं। अब देखना ये है कि अब तक जो है वो तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है, ना वो किसी हाई कोर्ट को जवाबदेह हैं CCD, ना वो किसी सिविल अदालत को मानते हैं। और देखें इस वक्त पूरा का पूरा पंजाब पुलिस ने केस से हाथ उठा लिया है कि ये CCD का मामला है, यानी जिस डिपार्टमेंट का मामला है वो खुद कैसे इंसाफ कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो इस वक्त पूरा जो CCD डिपार्टमेंट है ये रहमो करम पर है, वो स्याह करे सफ़ेद करे चट्टा साहब के, इसके बाद तो वो किसी को जवाब नहीं। लेकिन इससे पहले मैं आपको उस बच्चे की हालत बताना चाहता हूँ जो इस वक्त बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी में ज़ेरे इलाज है। अफान की बात कर रहे हैं, और उसके बाप की बात कर रहा हूँ। हानिया तो बेचारी गई, दोनों बाप बेटा वहाँ पे ज़ेरे इलाज हैं। अब देखें कितने जुल्म की बात है, रूमटे खड़े हो जाते हैं, दिल कांपता है।
और दिल इसलिए कांपता है कि जिस डिपार्टमेंट सीसीडी को चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की कहती हैं कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, ये बनाया तो गया था चोरों डाकुओं के लिए कि उनका सर कुचला जाए। अब उसके बाद इसका बेदरेग इस्तेमाल हुआ, इनकी चेक एंड बैलेंस इस पर नहीं है, इसलिए ये खराबियां हो रही हैं। लेकिन उस बच्चे की जो इस वक्त हालत है अफान की, देखिए बहुत बड़ा जुल्म है। अब जो मैंने वहाँ से रब्ता किया तो वहाँ उनकी एक सर्जरी अब तक हो चुकी है। पेट में गोलियां लगी हुई थी जो निकाल दी गई हैं, पेट फट चुका था, अगर उसकी हालत खतरे से बाहर है। अब उससे भी बड़ी खबर यह है कि उसका जो कूला है, कूला कहते हैं इस जगह को, ये हिप जॉइंट जो है ये फ्रैक्चर है। वो बच्चा किस तरह से, जिसने वो जिंदगी भर के लिए आपने उसको जिंदगी तरह मफलूज करके रख दिया। उसका बाप जो है उसको, मुझे अभी दोस्त वहाँ के एक डॉक्टर प्रोफेसर बता रहे थे कि वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है क्योंकि उसने अपने बच्चे देखे मरते हुए। अब देखिए ये हालात बड़े अफसोसनाक हैं। अब तक जो अपना ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान है उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है अब तक सीसीडी जो है वो तकरीबन 771 मुकाबले कर चुकी है। सही। और उसमें से 1000 के करीब बंदा मार चुकी है। बहुत सारे बंदे ऐसे निकलवाए जो जनाबे वाला जेलों से निकाल के मारा गया कि ये डकैत हैं, चोर हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात बड़े दुख की है कि अमेरिका ने कितने तालिबान पकड़े, कितने पकड़े उन्होंने कि ये दहशतगर्द है। क्या उन्होंने एक भी पुलिस मुकाबले में मारा? नहीं मारा। जो मौके पे अगर कोई क्रॉस फायरिंग हुई तो उसमें मर गया तो वो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने पकड़ कर किसी को नहीं मारा, वापस किए हैं या उसकी जेलों में है। अब दूसरी तरफ देखें, ये सीसीडी इतना ही अहम शोबा होता तो ये बरतानिया में जरूर होता, फ्रांस में होता, ये अमेरिका में होता। पाकिस्तान को क्यों इसकी जरूरत पड़ जाती है हर तीसरे दिन? सही। इसलिए कि इसका आगाज देखिए, आपने बात की वो केस था साहिवाल का। साहिवाल में 2019 में जो 5 लोग तड़पते रहे, अखाड़ा जो उसका वो टूल प्लाजा था उसमें पकड़ के सीटीडी ने मार दिए एक ही कुनबे के 5 लोग। ये इतना बड़ा जुल्म था, इतना बड़ा जुल्म था। अब मैं कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है कि उसने गलत तौर पे ये बनाया। उसने तो ये शुबा बनाया था कि जो डाकू, जो आदि मुजरम, जो बड़े मनशियात फरोश, जो बड़े डकैत, जो बड़े कातिल दंदाते फिरते हैं, जावेद साहब आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अगर ये नया डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत पड़ गई हमें, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट सीसीडी, इसका मतलब है पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी थी। हमने नया डिपार्टमेंट बना दिया कि अब ये क्राइम को कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम को कंट्रोल करें ना करें, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गया। मैं फिजा की तरफ वापस जाना चाहूंगी। फिजा, मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में क्या रिपोर्ट हो रहा है, क्या बताया जा रहा है, किस हद तक कवरेज हो रही है और किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के इमेज की, ऑब्वियसली जब भी इस तरह की बात होती है तो स्पेशली अगर मैं भारत की बात करती हूँ या फिर पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की बात करते हैं, वो तो मौके की तलाश में होते हैं कि कोई भी ऐसा मामला निकले और हम लोग बात करना शुरू कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो जावेद साहब ने बोला है कि मैंने ये बोला कि पाकिस्तान का जो चेहरा वो बेनकाब यानी कि एक बुरे वे में हुआ है। अगर नहीं हुआ तो एक भी स्टेटमेंट जो है वो सीएम साहिबा की तरफ से नहीं आई, वो भी तब जब वो पुलिस के हवाले से सबसे ज्यादा बात करती हैं। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है उन्होंने बोला है, रेड लाइन है, फीमेल तो वैसे ही उनकी रेड लाइन है, वो तो बच्ची भी माइनर थी। और उस टाइम पे जब वो सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आप देख लें हर चैनल के ऊपर जो है मरियम नवाज साहिबा की यही है कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया की जानिब से ये बयान सामने आया, एक प्राइम मिनिस्टर जो बहुत यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब क्राइम होते हैं उसके ऊपर भी उनके बयान जो है उस तरह से नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे जानवर जो है ना सड़क के ऊपर उसकी भी जान की कीमत है। ठीक है, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी बयान नहीं दिए क्योंकि उनको पता है कि कानून जो है वो हरकत में आएगा। प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने आज स्टेटमेंट दिया है कि हम इस फैमिली की जितनी भी सपोर्ट होगी हम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ना प्राइम मिनिस्टर ना ही सीएम की जानिब से एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। और यूके मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, अब इंटरनेशनल मीडिया निकाल के देख लें और सब पाकिस्तान की
खामोशी, साइलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो छोटे से छोटा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का इतना आज वाज़ेह बयान सामने आया। उन्होंने बोला है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और पाकिस्तान की जानिब से ना इसको मीडिया कवरेज हासिल है, ना कोई बड़ा बयान आया, ना प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर खामोश हैं। सिर्फ मुअत्तल करना तो नहीं है ना, अगर आप वाकई, अगर मरियम नवाज वाकई पुलिस की जो है शिफाफियत पे, ट्रांसपेरेंसी पे बात करती हैं, तो ये आज इंटरनेशनली उनको साबित करने का उनके लिए मौका है। आए और सामने से बयान दें और पुलिस के खिलाफ जो है सीसीटी ने अगर एक छोटी सी बच्ची को मार दिया है तो उनको तो ये पूरे खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर आपकी पुलिस की कमजोरी है, पुलिस वीक है तो ये सीसीटी बनी है। एक और खबर है कि जो हानिया बच्ची है, मरहूम कहा जाए उसको, कि वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया में उसका स्कूल मौजूद है, वहाँ की प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उसके लिए पाकिस्तान जाना चाहते हैं। इज़ इट राइट और रॉन्ग? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये खबरें मैंने देखी, आप बता सकती हैं हकीकत क्या है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी इसके बारे में बोल रही है, हुकूमत बोल रही है कि हम अपने बंदे इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको ऑफर करते हैं। और यहाँ पे हर बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उनके स्कूल के अंदर जो मौजूद हैं प्रिंसिपल्स, वो खुद ऑफर करें कि हम आते हैं वहां पे, कि क्या वजह हुई है कि इतना बड़ा वाकया पेश आया। मैं वही आपसे बोल रही हूँ कि ये एक छोटी सी बात तो है नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा वाकया है जिसके बारे में ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ये कोई छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजा शेख, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, सॉरी टू इंटरप्ट। जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये बिल्कुल भी एक छोटी सी बात नहीं है। जिस घर की वो रहमत थी, जिस घर की वो रौनक थी, जिस घर में उसने आंख खोली थी, उनसे पूछिए कि ये कितना बड़ा नुकसान है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।